So we are starting up with your subject called corporate and other laws. The subject name is corporate and other laws. $100 marks का paper and it is a theoretical paper. बेसिकली ये जो कॉर्पोरेट वर्ड है ये कॉर्पोरेट कल्चर के साथ कनेक्टेड है और कॉर्पोरेट में उन्होंने दो चीजें कवर की हुई हैं. वन इज व्हाट यू कॉल्ड कंपनी लॉ, दूसरा व्हाट यू कॉल इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप. लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है. और अदर लॉज में उन्होंने कवर किया हुआ है एक द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट को, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको कि हम शॉर्ट में फेमा बोलते हैं, 1998. दूसरा इसमें इन्होंने कवर किया हुआ है द जनरल क्लॉज एक्ट, (1897). तीसरा इसमें इन्होंने कवर किया हुआ है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट. इधर जो कंपनी लॉ है इसके ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल है दैट इज कंपनीज एक्ट 213 और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के ऊपर जो एक्ट एप्लीकेबल है दैट इज द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. जो तो इधर हम बात करें राइट हैंड साइड की जिसको कि उन्होंने अदर लॉज में डिवाइड किया हुआ है, दिस इज योर पार्ट ए एंड दिस इज योर पार्ट बी ऑफ योर सिलेबस. क्योंकि सिंस आज फर्स्ट क्लास है हम ज्यादा कुछ, आई विल नॉट टेक यू टू द एक्ट्स एंड आई विल जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू कि हमने पढ़ना क्या किया, ठीक है. पार्ट बी. नाउ द पॉइंट इज जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, राइट हैंड साइड की मैं बात कर रही हूं, जो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है और दूसरा जो आपका जनरल क्लॉज एक्ट है और जो इंटरप्रिटेशन है, इनके आगे यूनिट्स नहीं है. ये फुल फ्लेज दोनों एक्ट्स हैं और एक तो डिक्शनरी है जिसको कि हम इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है. तो वी डोंट हैव नो यूनिट्स इन इट. और ये मैंने चीज लिखी है तीनों के लिए. जो एलएलपी एक्ट है इसमें भी कोई यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स. लेकिन जहां तक कंपनीज एक्ट का सवाल है यहां पे यूनिट्स तो नहीं है बट इसके नीचे आपके 11 चैप्टर्स हैं सिलेबस में. जब हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फाउंडेशन में किया था हमने अप्रोक्सीमेटली 9 चैप्टर्स कवर किए थे. इफ यू रिमेंबर, सेल्स किया था तो उसके 4 चैप्टर्स कवर किए थे, पार्टनरशिप किया था उसके 3 चैप्टर कवर किए थे. यहां पे राइट हैंड साइड में और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के नीचे कोई चैप्टर्स नहीं है, कोई यूनिट्स नहीं है, फुल फ्लेज, ठीक है. लेकिन कंपनीज एक्ट 213 में कितने चैप्टर्स हैं टोटल आपके सिलेबस में? 11. इज दैट क्लियर? नाउ जो कंपनीज एक्ट है
जो आपके सिलेबस में है, इसमें हम चैप्टर्स की सेग्रीगेशन पढ़ने लगे हैं। चैप्टर्स, इसके नीचे सिंस कुछ नहीं आना तो आई एम यूजिंग द स्पेस, फाइन। चैप्टर्स और उन चैप्टर्स के सेक्शंस, ये समझ आना, ये यहां पे एंड है। इन सब के नीचे आई एम नॉट यूजिंग एनीथिंग सिंस इनके कोई यूनिट्स नहीं है। तो चैप्टर्स में सबसे पहले जो आपने कवर करना है दैट इज एप्लीकेबिलिटी। एंड डेफिनेशंस कंपनीज एक्ट के अंदर, और याद रखना है इसमें सेक्शन 1 और 2 कवर होगा। सेकंड आपके कंपनीज में आएगा इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंशियल, इनकॉर्पोरेशन एंड इंसिडेंशियल मैटर्स, इसके ऊपर सेक्शन लगना है 3 से लेके 22 तक। 3 से लेके 22 तक। थर्ड आएगा जी प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, ये डील करेगा 23 से लेके 42 तक सेक्शंस में। फोर्थ हमारे पास आएगा शेयर एंड शेयर कैपिटल। शेयर एंड शेयर कैपिटल, और इसमें एंड डिबेंचर्स, ये हमारा डील करेगा 43 से लेके 72 तक। फिफ्थ चैप्टर जो आपका कंपनीज एक्ट में कवर होगा दैट इज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स। इट विल डील फ्रॉम 73 से लेके 76 कैपिटल ए तक। सिक्स्थ चैप्टर जो आपका कंपनीज एक्ट में कवर होगा दैट इज रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस। इट विल डील फ्रॉम 77 से लेके 87 तक। सेवेंथ चैप्टर इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये डील करेगा 88 से लेके 122 तक। एट्थ हमारे पास आएगा डिविडेंड। डिविडेंड डील करेगा 123 से लेके 127 तक। देन आएगा अकाउंट्स ऑफ कंपनी, उसमें हम कवर करेंगे 128 से लेके 138 तक। 10th चैप्टर आएगा ऑडिट एंड ऑडिटर्स। वन 139 से लेके 148 तक। और जो 11th चैप्टर है दैट इज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ये आएगा 379 से लेके 393 ए तक। ये 11 चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट के, ठीक है। नाउ
जो ये पार्ट है आपका पार्ट ए, हम यहाँ पे आ गए, ये पूरा पार्ट ए आ गया। ये जो 3 एक्ट हमने यहाँ पे उठाए थे ये था पार्ट बी। मतलब पार्ट ए में कौन कौन आ गया? कंपनीज एक्ट और एलएलपी एक्ट। पार्ट बी में आ गया जनरल क्लॉज एक्ट, फेमा एक्ट और इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम आईओएस कहते हैं, वहां पे ऊपर लिख लो। अगर कभी भी मैं बोलूं आईओएस, आईओएस, आईओएस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। ठीक है, अब ये पार्ट ए में से 70 मार्क्स का पेपर आना, पार्ट बी में से 30 मार्क्स का पेपर आना। नाउ ये 30 मार्क्स लेने बहुत आसान है, प्रॉब्लम वहां पे आनी है 70 मार्क्स में, बिकॉज इट इज अ डिटेल्ड वर्जन। 30 मार्क्स वाले में डिटेल्स नहीं है, उसमें 70 मार्क्स वाले में बहुत ज्यादा डिटेल्स है। ठीक है, नाउ ये जो 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो गया, इस 100 मार्क्स में से 30 मार्क्स तुम्हारे चले जाने एमसीक्यू में। एमसीक्यू अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो टिक। लेकिन यहां पे ऐसे नहीं है। नॉर्मली जब आपने अपने +2 तक भी आपको एमसीक्यूज स्टार्ट हो जाते हैं आजकल स्कूल्स में कॉम्पिटिटिव स्किल्स को मेंटेन करने के लिए। आपने फाउंडेशन में इकोनॉमिक्स का पेपर भी दिया है एमसीक्यू के फॉर्म में। नाउ द पॉइंट इज, लॉ में जो एमसीक्यूज आते हैं वो केस स्टडी बेस्ड होते हैं। केस स्टडी बेस्ड का मतलब होता है आपको 2-2.5 पेज की केस स्टडी दी होगी, उस 2-2.5 पेज की एज एन एग्जांपल केस स्टडी में से मान लो 4 क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू आए हैं, वो पर क्वेश्चन 1 मार्क का नहीं होता, वो पर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता। आप वो केस स्टडी को पढ़ेंगे, केस स्टडी को पढ़ के लॉ के टॉपिक्स को लिंक क्रिएट करेंगे, उनके लिंक को क्रिएट करके यू हैव टू फाइनली डिसाइड कि मेरे को एमसीक्यू को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो इट इज नॉट लाइक दैट एमसीक्यू इसमें कितने दिन 30 डेज की 60 डेज, ऐसे एमसीक्यूज नहीं होते हैं। ठीक है, इसके लिए उन्होंने अलग से बुक इश्यू की हुई है, एमसीक्यू सिनेरियो के नाम से एक बुक इश्यू है। जब आपका मॉड्यूल आएगा, जब आप फाइलेशन करोगे तो आपके पास जो बुक्स आएंगी, उन बुक्स में से आपकी लॉ की मेन बुक आएगी जिसमें से हमने पढ़ना है, बिकॉज सारा पेपर आपके अपने मॉड्यूल में से होता है। जो फैसिनेटिंग बुक्स मार्केट में अवेलेबल है, यू गेट फैसिनेटेड सीइंग द कलर्स, लेकिन सारा बुक वर्ड टू वर्ड एज इट इज आपकी बुक में से होता है। ठीक है, नाउ द पॉइंट इज, जो केस स्टडीज हैं ये 30 मार्क्स के एमसीक्यू वाली, उन्होंने आपके बुक के डिस्क्रिप्शन के पीछे छोटे छोटे एमसीक्यूज दिए हुए हैं जो 1-1 मार्क्स के हैं, जो कि फिलहाल ऐसा देखा गया पेपर्स में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पेपर में जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो केस स्टडी बेस्ड आ रहे हैं, और जो केस स्टडी बेस्ड पेपर में आ रहे हैं उसकी बुक आई गेस वो आपको सेंड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक वाले टर्म के लिए उन्होंने सेंड नहीं करी। अब इस बार ही भेज दे तो देयर इज अ चेंज, जो कि अभी तक उन्होंने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं किया हुआ। वो बुक आपको आईसीआई की साइट पे जाके डाउनलोड करनी पड़ेगी। डाउनलोड करके उसका आपको प्रिंटेड वर्जन आपके पास आपके बैग में हर वक्त होना चाहिए, बिकॉज जब किसी कॉन्सेप्ट के रिलेटेड मैच केस स्टडी आती है तो मैं बुक ओपन करवा के करवाती, बिकॉज इसको लिखवा पाना पॉसिबल नहीं है, 2-2 2.5 पेज की केस स्टडीज होती है। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? ठीक है जी, दूसरा अपने पास आ जाएंगे, जो 70 मार्क्स का पेपर आना है वो डिस्क्रिप्टिव आना है। नाउ मुझे नहीं पता ये 30 नंबर में से कितना एमसीक्यू, राइट हैंड साइड वाले 30 वाले नंबर में से कितने एमसीक्यू 30 मार्क्स में आते हैं, या 70 मार्क्स वाले कंपनीज एक्ट और एलएलपी में से कितने मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं, उसका कोई आंसर नहीं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा देखा गया है वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ज्यादातर कंपनीज एक्ट के उठाते हैं, और एलएलपी या टीजीसीए जो कि हमें लगता है कि छोटे चैप्टर्स है, टुच्चे पुच्चे चैप्टर्स है, कई बार बच्चे लास्ट मिनट छोड़ जाते हैं। इस बार से उन्होंने एक ऐसा पैटर्न फॉलो किया है कि बच्चे छोड़ते हैं, उन्होंने उसको कंपल्सरी एमसीक्यू में डाल दिया, बिकॉज ये 30 मार्क्स का एमसीक्यू कंपल्शन है। लेकिन जो आपके पास 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है, इसमें चॉइस होती है। समझ आया? इसमें आपके पास 1 क्वेश्चन की चॉइस है,
वो 30 मार्क्स में कोई चॉइस नहीं है, वो जबरदस्ती का कंपल्शन। ये देखा गया कि जो पास्ट ईयर्स में बच्चे छोटे छोटे चैप्टर्स कंसिडर करके छोड़ जाते थे, तो इस बार का जो पिछला पेपर आया है उसमें उन्होंने इस चीज को पकड़ के, दिस वाज नॉट अनाउंस्ड, इस चीज को उन्होंने पकड़ के क्या किया है कि जो चैप्टर छोटे थे, बच्चे छोड़ते थे, उनको कंपल्सरी एमसीक्यू में कवर कर लिया। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। आप जिस नुक्कड़ से सोचने वाले हो ना कि उन्होंने नहीं डालना, उसी नुक्कड़ से क्वेश्चन होना, और वो भी कंपल्शन वाला। ये चीज लेके चलना, मन में एक वो बना रहेगा कि अगर मैंने ये छोड़ा, ये पेपर में आ जाना है, तो आप किसी भी पार्ट को या कॉन्सेप्ट को छोड़ नहीं पाओगे। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? अब ये जो एमसीक्यू है, ये केस स्टडी बेस्ड है। अभी मैंने तुम्हें बताया केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू मतलब सिचुएशनल बेस्ड। और जहां तक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का सवाल है, इस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में एक तुम्हारे को आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चंस, डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट, जैसे कि व्हाट इज फॉरेन कंपनी, डिफाइन फॉरेन कंपनी एज एन एग्जांपल, डायरेक्ट। दूसरा इसमें ये कवर करते हैं ट्रू एंड फॉल्स विद रीजंस। कृष्णम तुम लिख क्यों नहीं रहे हो? मैं आ जाऊं लिखने? देख ले, दिक्कत तुझे ही होनी, तू पढ़ नहीं पाएगा जो मैं लिख के जाऊंगी। लिखो ट्रू एंड फॉल्स विद रीजंस। और तीसरा यहां पे उन्होंने कवर करना है केस स्टडीज। तीन तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, डायरेक्ट, ट्रू एंड फॉल्स विद रीजंस एंड केस स्टडीज। नाउ जहां तक राइट हैंड साइड का सवाल है, वहां पे तो अपने को दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज नो यूनिट्स। जहां पे कंपनीज एक्ट का सवाल है, आपको यहां पे कंपनी एक्ट को समझने के लिए उसके ऊपर कंपनी रूल्स लगते हैं। हर चैप्टर के अपने सेपरेट रूल्स। जैसे हम बोलते हैं ना कंपनीज एक्ट 213, ऐसे ही हमें बोलना पड़ेगा कंपनी इन कॉर्पोरेशन रूल्स 2014। सबका ईयर 2014 नहीं है, कईयों का 2016 है, किसी चैप्टर के रूल्स का ईयर 2018 है। इस तरीके से वो जब हम चैप्टर्स की डेप्थ में जाएंगे तब हम उसको कवर करेंगे, ठीक है? वो चीज मैं आपको इसलिए बता रही हूं बिकॉज अभी तक आपने जब मेरे से फाउंडेशन पढ़ी, हम जब किसी केस स्टडी को करते थे, या जब हम रेफरेंस देते थे, हम क्या करते थे? अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सो एंड सो सेक्शन, ऐसे स्टार्ट करते थे अपने कॉन्सेप्ट को। नाउ आपको ग्रिप कहां पे पकड़नी है? सेक्शन फाउंडेशन तक सीमित था। नाउ यू हैव टू फोकस सेक्शन विद सबसेक्शन। समझ आया? वो बच्चों का मोमेंटो बन जाता है फाउंडेशन में सेक्शंस को ग्रैब करने का। नाउ फोकस इज सेक्शन का सबसेक्शन, और सिर्फ एक्ट के सेक्शन का सबसेक्शन नहीं लगना, आपको रूल नंबर भी लर्न करना। समझ आ गया? तो अगर हम इधर की बात करें और यहां से स्टार्ट कर लें विद द डायरेक्ट क्वेश्चन, जब भी आप डायरेक्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, कोई भी सिंपल क्वेश्चन आ गया, आपने अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन सो एंड सो, एज एन एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1, सेक्शन 32 का सबसेक्शन 1, साथ में आपने एक्ट का नाम देना होता है, ऑफ द, एज एन एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013। जो चीज मैंने अंडरलाइन की है वो एक्ट की नीड के हिसाब से नंबर भी बदलता रहेगा, वो एक्ट की नीड के हिसाब से जिस एक्ट का क्वेश्चन है वो भी बदलता रहेगा। अगर वो द जनरल क्लॉज एक्ट, वापस जाना जरा, उसमें लिखिए, उसको शॉर्ट फॉर्म में टीजीसीए बोलते हैं। देखो उसके फर्स्ट वर्ड्स पिक करो, टीजीसीए। तो अगर यहां पे आ गया मान लो 32 और टीजीसीए का क्वेश्चन है, तो मैं लिखूंगी सेक्शन 32 ऑफ द जनरल क्लॉज एक्ट, उसके हिसाब से, ठीक है, 1897, उसके हिसाब से हमने सेक्शन चेंज करना होता है, उसके हिसाब से हमने एक्ट चेंज करना होता है। फाइन। उसके बाद आपने लिखना होता है एज पर
रूल, सो एंड सो ऑफ, सो एंड सो रूल, और उसका यहां पे ईयर होता है। अब ये ईयर चेंज होता रहेगा, रूल जो भी होगा उसका नाम होता है, हर चैप्टर के रूल का नाम अलग है, आपको ये मेंशन करना है। इंटर में प्रोफेशनलिज्म इज काउंटेड। जैसे फाउंडेशन में मैं बोलती थी सिर्फ लिखने के नंबर नहीं मिलेंगे, यहां पे भी ऐसे है, और यहां पे थोड़ा और टॉप नॉच है, ठीक है। तो हमें स्टार्टिंग से इन चीजों को पकड़ना पड़ेगा। दूसरी चीज, ये तो आ गया आपका डायरेक्ट क्वेश्चन, और उसके बाद आपको जो सेक्शन के अंदर आपको जो दिया हुआ है आप उसको लिख दो, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं इसकी ट्रू एंड फॉल्स की, ये वाले क्वेश्चन की, ट्रू एंड फॉल्स में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा एज एन एग्जांपल कि क्या साइलेंस एक्सेप्टेंस होती है, चुप रहना को हम क्या एक इंसान की एक्सेप्टेंस काउंट कर सकते हैं एज एन एग्जांपल। आपने स्टेटमेंट कभी भी दोबारा नहीं लिखनी है, आपका पहला नॉच हमेशा क्या होएगा, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू आएगा तो ट्रू लिखना है, फॉल्स आएगा तो फॉल्स लिखना है। मेरी बात बहुत ध्यान से कान खोल के सुननी है। अगर उन्होंने क्वेश्चन ट्रू एंड फॉल्स का ना डाल के करेक्ट इनकरेक्ट का डाला है, उसमें अगर आप ट्रू फॉल्स लिख के आते हो वो मार्क्स नहीं देते। अगर क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है आप करेक्ट इनकरेक्ट लिखाते हो वो मार्क्स नहीं देते, बिकॉज ये लॉ है, लॉ में सारा खेल शब्दों का है। यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर, ठीक है। तो डिपेंड करता है तुम्हें ट्रू एंड फॉल्स आया है, डिपेंड करता है तुम्हें करेक्ट आया है कि इनकरेक्ट आया है। ऑब्वियसली दोनों में से, और बीच में मैंने लिख दिया दोनों में से कोई एक आएगा, बट आप उसको सब्स्टिट्यूट करके नहीं यूज कर सकते, ठीक है। उसके बाद जब आप ये बात लिख दोगे, जैसे कि मैंने बोला साइलेंस इज अ फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, आपने उसको लिख दिया हाँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। उसके बाद आप बताओगे कि ट्रू एंड फॉल्स आपने एज पर कौन से सेक्शन से कंसिडर किया, एज पर सेक्शन सो एंड सो ऑफ सो एंड सो एक्ट। ध्यान दो, ध्यान दो, एज पर रूल भी लिखना पड़ेगा, एज पर रूल सो एंड सो ऑफ सो एंड सो ईयर। उसके बाद आएगी एज पर प्रोविजन। इसमें तुम क्या करोगे, जो ट्रू एंड फॉल्स तुम दे रहे हो, जो ट्रू एंड फॉल्स तुम दे रहे हो, यहां पे तुमने उस ट्रू एंड फॉल्स का क्या प्रोवाइड करना है, रीजन। रीजन तो आपके टोटलिटी में ट्रू एंड फॉल्स के कितने पॉइंट्स बने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। इट हैज टू बी दिस वे। मैं बिगिनिंग में ये बातें बता देती हूँ बिकॉज व्हेन आई टेक द टेस्ट मैं नंबर ही तब दूंगी, वो भी सूंघ सूंघ के, अगर एज पर सिनेरियो। मैं सिर्फ लिखने के मार्क्स नहीं दूंगी क्योंकि वो भी नहीं देते हैं। इज दैट क्लियर टिल हियर? अब बात करते हैं जी थर्ड कैटेगरी जो हमारी आ गई, दैट इज केस स्टडी। जहां तक केस स्टडी वाले क्वेश्चंस का सवाल है, केस स्टडी का मतलब होता है आपको एक सिचुएशन दी हुई है। जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेती हूं, महेश डी मार्ट में गया, उसने ट्रॉली दी, वो ट्रॉली लेके अपना सामान पिक कर रहा था, उसने केचप की बोतल पिक करी, उसके हाथ से स्लिप कर गई, वो केचप की बोतल टूट गई। अब आप बताओ कि ये केचप की बोतल की पेमेंट महेश करेगा कि जो डी मार्ट वाले हैं वो उसको एग्जम्प्ट कर देंगे। सिचुएशनल क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा कि किस एक्ट के हिसाब से आपको लगता है कि आप इसको एक्सप्लेन करोगे एज एन एग्जांपल। तो यहां पे जब आपको सिचुएशनल क्वेश्चन दिया गया होता है, आपने उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है एज पर प्रोविजन ऑफ so and so act of provision of so and so section of so and so act। उसके बाद आपने एज पर लॉ लिखना। एज पर लॉ का मतलब होता है
एज पर लॉ का मतलब होता है यहां पे जो आपने सेक्शन नंबर मेंशन किया है, यहां पे जो सेक्शन का नंबर मेंशन हुआ है, इस सेक्शन के नंबर को यहां पे आपने डिटेल में क्या करना है, एक्सप्लेन। लेट मी क्लैरिफाई यू, इस सेकंड हेडिंग में मैंने पात्रों के अनुसार कुछ नहीं लिखना, ना केचप की बात करनी है, ना डीमार्ट की बात करनी है, ना महेश की बात करनी है। यहां पे मैंने सिर्फ यह बताना है कि जिस सेक्शन की वर्तों मैंने करी है वो सेक्शन क्या बोलता है, दैट्स इट। नो नेम एंड सिचुएशनल पात्र विल बी यूज्ड टिल हियर। एम आई क्लियर? उसके बाद आप लिखोगे एज पर इंस्टेंट केस। इसमें आप बताओगे आपको सिचुएशन क्या दी हुई है। अब आप पात्रों की बात करोगे, जैसे कि आप यहां पे लिखोगे महेश picked the bottle, it slipped. Now the whole question is about whether DMart will charge him or not. आपने बताना है कि आप कंसिडर किस चीज को कर रहे हो। तो यहां पे जो सिचुएशन है, आपने गिवन सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है। ध्यान देना, यहां पे लॉ के रिलेटेड कुछ नहीं आएगा। ध्यान दो, यहां पे ऊपर वाली बात में सिचुएशन के रिलेटेड कुछ नहीं आ रहा था। कैन यू गेट इट? पहले आपने सिर्फ कानून के हिसाब से लिखा है, एज पर इंस्टेंट केस में आप गिवन सिचुएशन के हिसाब से सब कुछ मेंशन करोगे और लॉ की कोई भी लैंग्वेज को यूज नहीं करोगे। एम आई क्लियर टिल हियर? उसके बाद आएगा एज पर अबव गिवन प्रोविजंस एंड फैक्ट्स। बेसिकली ये जो एज पर अबव गिवन एंड फैक्ट्स होता है, ये क्या होता है, कंक्लूजन। ये होता है कंक्लूजन, ठीक है। इसको अगर मैं हिंदी में बोलूं तो मैं बोलूंगी ऊपर लिखी प्रोविजंस और पात्रों के अनुसार मेरा ये नतीजा आता है कि, तो अब आपने कंक्लूजन को यहां पे जो भी क्वेश्चन आस्क्ड है लास्ट में, यू विल आंसर दैट क्वेश्चन। आंसर द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एंड। जैसे कि मैं वहां पे लिखूंगी, इफ द साइन वॉज मेंशन्ड देयर that anything broken that will be considered to be sold, then the bottle's expenses are meant to be borne by Mahesh. And if nothing has been mentioned, since the bottle has not been sold, ownership remains with DMart only, then the expenses are meant to be borne by DMart. समझ आया? तो इस तरीके से हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। एम आई क्लियर? उसके बाद अगर आपने सेम सिचुएशन के रिलेटेड आपकी बुक में लीडिंग केसेस गिवन है, केस रेफर्ड गिवन है, वो क्या होता है, क्या सेम सिचुएशन का कोर्ट में, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी हाई कोर्ट में, किसी स्टेट कोर्ट में, किसी सुप्रीम कोर्ट में क्या कोई केस लड़ा गया आज तक ऐसी सेम सिचुएशन का? अगर ऐसी सेम सिचुएशन का कोई केस लड़ा हुआ है तो उसके कुछ सिचुएशंस के केसेस आपकी बुक में नाम दिए हुए, फलाना वर्सेस फलाना, ठीक है। तो अगर आपको सेम सिचुएशन का केस पता है, मेमोराइज्ड है, तो आप उस लीडिंग केस का यहां पे नेम मेंशन करोगे, लीडिंग केस का नाम मेंशन करोगे। जैसे कि अगर याद हो, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, स्पेशल डैमेजेस क्या होते हैं। एग्जाम्पल, जब हम किसी इंसान को यह बात बताते हैं, तूने मेरी बाइक को 2 दिन में देना है क्योंकि 2 दिन बाद मैंने बॉम्बे जाना है, मैं डिले अफोर्ड नहीं कर सकता। फिर भी अगर वो बंदा 2 दिन बाद आपको बाइक नहीं देता, आपके पास पावर आ जाती है कि आप उससे स्पेशल डैमेजेस क्लेम कर सकते हो, ठीक है। हमने जब ये टॉपिक पढ़ा था डिटेल में, उसके नीचे एक लीडिंग केस गिवन थी, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल, ठीक है, आपने ये नाम पढ़ा है, हेडले वर्सेस बैक्सनडेल। जो वर्सेस के लेफ्ट साइड पे नाम दिया होता है वो कौन होता है,
प्लेंटिफ, जिसने केस किया होता है। जो वर्सेस के राइट हैंड साइड पे नाम दिया होता है वो होता है डिफेंडेंट। डिफेंडेंट वो होता है जिसके ऊपर केस हुआ। मेरी बात आपने बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है। अभी तक हमने, जब हम छोटे बच्चे थे, हम यही पढ़ते थे कि जो केस का रेफरेंस होता है, ध्यान देना, जो लीडिंग केस का रेफरेंस होता है वो वर्सेस बीच में लिखा होता है। एक पार्टी इधर होती है और एक पार्टी का नाम इधर होता है। यहां पे जो पार्टी होती है उस पार्टी को अभी तुमने मुझे बोला है हम क्या बोलते हैं, प्लेंटिफ। और जो वर्सेस के बाद वाली पार्टी होती है जिसके ऊपर केस हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफेंडेंट। सी, केस करने वाला। और ये कौन हो गया, केस हुआ, जिसके नाम पे केस हुआ। अब हमारे, आपको ये बात पता होगी कि अगर हम किसी नतीजे से सेटिस्फाइड नहीं होते, हम अपर लेवल के कोर्ट में अपील कर देते हैं, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि पत्थर पे लकीर है, जज ने बोल दिया तो नहीं, लिंगर ऑन हमारे देश में होता रहता है, नेक्स्ट कोर्ट में हम अपील कर सकते हैं। तो देयर इज अ सिचुएशन कि ये जो डिफेंडेंट पार्टी है अब वो केस लगा रही है, वो कौन सी जगह पे आ जाएगी, प्लेंटिफ की जगह पे। तो कई बारी आपको केस स्टडी को पढ़ के पता लगेगा कि यार केस तो डिफेंडेंट पे हुआ, तो फिर वर्सेस से पहले इस बंदे का नाम कैसे आ रहा है। तो तब कंफ्यूज नहीं हो जाना, ना किताब ने गलत लिखा ना कॉन्सेप्ट गलत है। अगर आप केस स्टडी को पढ़ रहे हो और आपको पढ़ के पता लगा कि जिस बंदे के ऊपर केस हुआ था उसका नाम वर्सेस से पहले आ रहा है, इसका मतलब बट ऑब्वियस है कि ये जो लीडिंग केस है ये वो केस नहीं बना जो एक्चुअल प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के ऊपर किया था। रादर लीडिंग केस वो बना जो डिफेंडेंट ने पुराने कोर्ट से सेटिस्फाई ना होने की वजह से नेक्स्ट कोर्ट में अपील किया था। दैट इज द रीजन कि चाहे वो डिफेंडेंट है लेकिन तब उसका नाम वर्सेस से पहले दिया हुआ है। एम आई क्लियर? ये बात अपने शब्दों में लिखिए ताकि बच्चे यहां पे गलती ना करें। ये चीजें पेपर में नहीं आएगी, बट आपको लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अपने वर्ड्स में हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश जैसे समझा सकते हो ये बात लिखो कि जरूरी नहीं है कि डिफेंडेंट का नाम हमेशा वर्सेस की राइट हैंड साइड पे हो। अगर कभी किसी केस स्टडी में पढ़ के आपको ये पता लगा कि डिफेंडेंट का नाम लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन है, इट इज बट ऑब्वियस है कि उसकी अपील केस की कहीं और की गई है दोबारा से। इज दैट क्लियर टिल हियर? एक चीज और जो कि आपको पता है, मैं रिमाइंड करवा रही हूं सिर्फ, लॉ का पेपर कभी भी पैराग्राफ्स में नहीं देना है। यू कैनॉट राइट इन पैराग्राफ्स, इट इज लेस स्कोरिंग। ऐसा कोई रूल नहीं है, उन्होंने कहीं नहीं बोला, बट इट इज लेस स्कोरिंग। आपने जो भी आंसर करना है वो पॉइंट्स में करना है, बट अपनी मनमर्जी करके 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट नहीं बना देना। आपने बुलेट्स यूज करने, जैसे कि डॉट हो गया, जैसे कि एरो हो गया, जैसे कि लाइन हो गई। ब्रैकेट को लॉ में यूज नहीं करते, अगर आपको पता हो। किसी भी चीज को नॉर्मली हमारी एक आदत होती है, अगर हम कोई सब पॉइंट बना रहे हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, ये लिखा है मैंने, हम ऐसे लिख देते हैं। लॉ में नहीं लिखते, लॉ में ब्रैकेट का मतलब होता है, शब्द के साथ पहले ब्रैकेट का मतलब होता है सबसेक्शन, अगले ब्रैकेट का मतलब होता है क्लॉज, अगले ब्रैकेट का मतलब होता है सब क्लॉज। इसीलिए जब भी आप पॉइंट्स लिखेंगे, अगर आपको बुक में कहीं पे ऐसे दिखेगा, इसका मतलब है वो सबसेक्शन है या क्लॉजेज है या कोई कनेक्टेड सिनेरियो है। इट डज नॉट मीन ये सिंपल 1 2 3 4 पॉइंट्स। जो सिंपल 1 2 3 4 पॉइंट्स होंगे, ध्यान दो, ये नहीं अलाउड है, ये अलाउड है। ब्रैकेट ओपन क्लोज नहीं है, सिंपल क्लोजिंग ब्रैकेट डाला हुआ है, दिस इज अ बुलेट अलाउड। डॉट वाला बुलेट इज अलाउड,
हाइफन वाला बुलेट इज अलाउड, एरो वाला बुलेट इज अलाउड। ठीक है, एक चीज जो कि हम पहले भी आपको बताई गई है, जब भी आपने पेपर करना है, आपने मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 1 आया, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ए का फर्स्ट पार्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के ए का सेकंड पार्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का बी एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का सी का फर्स्ट पार्ट एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के सी का सेकंड पार्ट एक क्वेश्चन है, और पेपर में ऐसे ही आता है। एक क्वेश्चन की मान लो कितनी सेग्रीगेशन दे दी मैंने, 5। every question will have approximately 4 to 5 questions in one question. Now जब आपने इसको आंसर करना शुरू करना है, एक तो सबसे पहले आपके पेपर में यहां पे मार्जिन दिया होता है, टेस्ट में आप ये मार्जिन बनाएंगे और आप अपने शीट के यहां पे भी पिद्दू सा मार्जिन बनाएंगे, बिल्कुल पिद्दू सा, राइट लेफ्ट राइट दोनों तरफ आना। मेरी बात ध्यान से सुननी है। हमारे को लॉ में एक और मार्जिन क्रिएट करना होता है बुलेट्स को शो करने के लिए। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। पेपर में जो आपका लेफ्ट मार्जिन होता है ये बहुत बड़ा होता है। मार्जिन पेपर के राइट पे नहीं क्रिएट करना, मार्जिन पेपर के लेफ्ट पे क्रिएट करना। समझ आया? दिस वे यू विल गेट मोर स्पेस टू राइट योर आंसर, स्पेस कम नहीं होगी। तो जो आप अपना रूलर से मार्जिन क्रिएट करेंगे, पेपर में गिवन मार्जिन के लेफ्ट पे क्रिएट करेंगे, ना के राइट पे। इज दैट क्लियर? अब हमारे पास दो मार्जिन आ गए। जो लेफ्ट मार्जिन है, यहां पे अगर आप आंसर लिख रहे हैं, आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 1 के ए का फर्स्ट, ऐसे दिया होगा। और पेपर के बीच में यहां पे भी आप मेंशन करेंगे आंसर 1 के ए का फर्स्ट, और उसके बाद आप अपना क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर का पार्ट, क्वेश्चन नंबर का सब पार्ट सेकंड मार्जिन को छुएगा भी नहीं। पूरा क्वेश्चन विद सब पार्ट सिर्फ लेफ्ट मार्जिन के लिए है, और ये लेफ्ट मार्जिन यूज होगा ओनली फॉर आंसर नंबर। दैट्स इट। इस मार्जिन में आप कुछ और नहीं लिख सकते। ठीक है? अब एज एन एग्जाम्पल मैंने तुम्हें ट्रू एंड फॉल्स बोला। अभी ट्रू एंड फॉल्स में 4 पार्ट्स थे। ट्रू है कि फॉल्स है, सेक्शन, रूल, देन रीजन। नाउ आई हैव टू आंसर अ क्वेश्चन। ये देखो, मैं यहां मैं पहले मार्जिन में डॉट डालूंगी, यहां पे लिखूंगी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू या फॉल्स। मैं सेकेंड डॉट डालूंगी, जो मैंने सेक्शन रेफर किया मैं वो मेंशन करूंगी। मैं थर्ड डॉट डालूंगी, मैं यहाँ पे रूल नंबर लिखूंगी। मैं फोर्थ डॉट डालूंगी, मैं यहाँ पे रीजन लिखूंगी। इज दैट क्लियर? बुलेट्स, आप ये जो हमने मार्जिन क्रिएट किया ये फॉर बुलेट्स है। नाउ वेरी केयरफुली, सपोज आप एक आंसर लिख रहे हैं और उसका आगे सब पार्ट्स हैं। यहां पे आपने मान लो आपका एरो का बुलेट चल रहा है, जब आपके सब पार्ट आएंगे, एज एन एग्जांपल मान लो सब सेक्शन है, आप उसको लिख रहे हो, आपका सेकंड सब सेक्शन फर्स्ट सब सेक्शन के एग्जैक्टली नीचे आएगा। आप सिमेट्री नहीं छेड़ सकते। जैसे नॉर्मली हम इंग्लिश में लिखते थे ना, फर्स्ट यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा, सेकंड यहाँ पे ऐसे ऐसे लिखा, ऐसा लॉ में अलाउड नहीं है। यू हैव टू फॉलो स्ट्रिक्ट रूल्स। कानून है यार, मजाक नहीं है। ठीक है? तो कंसिडरिंग दिस, इट हैज टू बी सिमेट्रिकली क्लियरली मेंशन्ड। और जब भी आपको पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्पल के साथ एंड करना है। ऑलवेज रिमेंबर, आपका कंटेंट दिखने में हमेशा बड़ा दिखना चाहिए, आपका एग्जाम्पल दिखने में हमेशा छोटा दिखना चाहिए। टू द पॉइंट, बुल्स आए। इज दैट क्लियर? कहानियां नहीं लिखेंगे हम, अलाउड नहीं। लेकिन अगर ट्रू एंड फॉल्स आ गया या केस स्टडी आ गया, तो उसमें तो ऑलरेडी उन्होंने सिचुएशन दी हुई है, वहां पे आप कभी एग्जाम्पल जिंदगी में नहीं लिखेंगे। वाई? बिकॉज उन्होंने तुम्हें ऑलरेडी एग्जाम्पल दिया हुआ है, तुम उसी को तो सॉल्व कर रहे हो।
वहां पे कभी एग्जाम्पल नहीं, क्योंकि वहां पे एग्जाम्पल के मार्क्स नहीं होते। डायरेक्ट क्वेश्चन में 0.5 मार्क्स होते हैं अप्रोक्सीमेटली एग्जाम्पल के, वहां पे एग्जाम्पल देना मैंडेटरी है। जब मैं टेस्ट लूंगी, मैंने ये सब चीजें दोबारा नहीं बतानी है, वहां पे तुम्हारे नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। देन यू विल आस्क मी मैम क्यों। मैं बता रही हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन की एंडिंग इज मेंट टू बी विद एग्जाम्पल, जो कि बुल्स आई वाला होना चाहिए। इज दैट क्लियर? दूसरी चीज, अगर हमने एक आंसर कर दिया है, नेक्स्ट आंसर हमारा नेक्स्ट शीट पे जाएगा। ट्रू एंड फॉल्स छोटे छोटे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रही। जो फुल फ्लेज आंसर्स हैं, जो 1-1.5 पेज में चले जाते हैं, जब आपका 1.5 पेज पे आंसर खत्म हो गया, फॉरगेट इट, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। और याद रखना है, क्वेश्चन का नंबर 2 जगह आना है, एक यहां पे और एक यहां पे। गलती नहीं करनी है, ठीक है जी? कोई ए बी क्वेश्चन का यूज नहीं करना। सी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप यहां पे ए लिख रहे हो, उसके बाद यहां पे भी आपको ए बी कुछ यूज करना पड़ जाए एज अ बुलेट। तो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर, गलती नहीं करनी। इसीलिए उस मार्जिन को एग्जामिनर को पता होता है क्वेश्चन नंबर क्या है, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। नथिंग हैज टू बी मेंशन्ड ओवर देयर। देन जितना पेपर आप करेंगे, आप कीवर्ड्स अंडरलाइन करके आएंगे। मेन कीवर्ड्स, की लाइंस नहीं बोली है मैंने। जैसे कि आरओसी को फाइलेशन करनी है 30 डेज में, तो मैं 3 अंडरलाइनिंग करूंगी, आरओसी फाइलेशन 30। सिंगल लाइन नहीं डाली मैंने, वो होता मैंने लाइन को मार्क किया। जब हम डॉट डैश डैश डैश, इसका मतलब होता है मैंने की वर्ड्स अंडरलाइन किए, क्योंकि मेरी लाइन टूट रही है। इज दैट क्लियर? जब आप मेन हेडिंग्स देंगे, जैसे कि यहां पे हमने केस स्टडी में दिए थे, दिख रहा है? जब आप मेन हेडिंग्स देंगे, वो मेन हेडिंग्स हमेशा डबल अंडरलाइन होंगे। आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो यू विल नॉट स्कोर इन टेस्ट ऑल्सो। आई विल नॉट गिव मार्क्स, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन। इट हैज टू बी डबल अंडरलाइन, और जो कीवर्ड्स आप अंडरलाइन कर रहे हैं वो जिगजैग होंगे, वो जिगजैग कीवर्ड्स अंडरलाइन होंगे। क्वेश्चन खत्म होने के ऊपर कोई लाइन लूइन ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपल नेक्स्ट शीट पे शिफ्ट कर जाते हैं। इज दैट क्लियर? कुछ पूछना है, सोच लो, ठीक है? आपने अब जो काम करना है, यहाँ पे मैंने तुम्हें केस स्टडी का ये पैटर्न दिया था, 1 2 3 4 एंड 5, 5 टॉपिक्स बनेंगे। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दिया था, मान लो मुकेश वेंट टू डी मार्ट, picked a ketchup bottle and it slipped from his hands before billing. It skipped from his hands before billing. Is he liable to pay for the bottle? तो ये सिचुएशनल केस स्टडी आ गई। अब आप अपने सेंस में मुझे इसको केस स्टडी के पैटर्न में करके दीजिए, जो 4 के 5 पॉइंट्स आपको दिए गए हैं।
मैम टॉपिक कौन सा लगना है? हमने पढ़ा है नॉर्मली साइलेंस कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, फिर हमने पढ़ा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। ये फाउंडेशन के टॉपिक्स है। साइलेंस कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, लेकिन याद करो तुम्हें एग्जांपल समझाई थी, तुम ड्राई क्लीन की पर्ची पकड़ते हो, ड्राई क्लीन वाले को तुमने एडवांस दिया, उसने तुम्हें पर्ची दे दी, पर्ची के पीछे लिखा था कि अगर आपका ड्राई क्लीन का कपड़ा मेरी प्रीमिसेस से लॉस्ट हो गया तो मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कंसिडर नहीं किया जाऊंगा। जैसे आपने ड्राई क्लीन की पर्ची ली, उसको पैसे दिए, उसमें लिखी हर चीज आपने एक्सेप्ट कर ली। मैम अभी तो आप बोल रहे थे साइलेंस एक्सेप्टेंस होती नहीं, तो उसने ड्राई क्लीन की पर्ची ली और पर्ची लेने पे अभी आप बोल रहे हो कि वो चीजें उसको एक्सेप्टेबल होती है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को बोला जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। कुछ चीजें टेसिटली कम्युनिकेट होती हैं। टेसिटली का मतलब होता है चुप रहने के बावजूद भी। जैसे कि पर्ची पकड़ी, उसके पीछे जो लिखा है वो आपके ऊपर बाइंडिंग है। आप किसी भी मॉल में जाते हो, आप किसी फूड कोर्ट का पैसे पे करके कार्ड लेते हो, उसके पीछे जो लिखा होता है वो आपके ऊपर बाइंडिंग होता है। आप किसी मॉल की पार्किंग में गाड़ी को पार्क करते हो, दीवार पे बड़ा बड़ा लिखा होता है पार्किंग एट योर ओन रिस्क, फिर भी तुम पार्क करते हो, तो तुम उस लिखी बात को मानने के बावजूद भी पार्क कर रहे हो। समझ आया ना? किसी ने आके तुम्हारे को वो बात बोल के बताने की कोशिश करी, लेकिन अगर कोई बात ऐसी कहीं लिखी है, कहीं कुछ भी मेंशन्ड है, और आप उस माहौल में जा रहे हो और वहां पे ट्रांजैक्शन, आपने वहां पे पर्ची ली ना, जब एंटर करी तो आपने अंदर लिखी हर चीज को क्या कर लिया? एक्सेप्ट, टेसिटली, चुप्पी होने के बावजूद। तो यहां पे हम उसको लिंक इसके साथ करेंगे जो हमारे सामने टॉपिक दिया हुआ है कि नॉर्मली साइलेंस कैन नॉट बी फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस, but there are certain conditions which are communicated tacitly. Offerer places the condition tacitly and acceptor accepts it tacitly without even knowing that there are certain terms and conditions. समझ आया? तो अगर वहां पे लिखा था if bottle is broken it is considered to be sold, तो फिर वो मेंशन था ना लेबल, तो वो टेसिटली तेरे को कम्युनिकेट हो चुका था, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती? मुकेश की। बिल्कुल समझ आई मेरी बात कुछ? तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे इसको? आप स्टार्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन, इसका कोई नहीं था, याद करो। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ, जब सेक्शन नहीं होता तो हम उस पार्ट को छोड़ देते हैं, हम डायरेक्टली किसके के चले जाते हैं? एक्ट के ऊपर। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है तुम्हें समझाने के लिए। अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इसका कोई रूल भी नहीं है हमारे पास। अब हम लिखेंगे एज पर लॉ। एज पर लॉ लिखेंगे और उसको डबल अंडरलाइन कर देंगे। उसमें लिखिए नॉर्मली साइलेंस इज नॉट फॉर्म ऑफ एक्सेप्टेंस। Normally, silence is not form of acceptance. Until and unless it is a standard form of contract. Until and unless it is a standard form of contract. That is, there are certain terms and conditions. There are certain terms and conditions which are tacitly offered, and even accepted, without even knowing that they will turn out to be binding. Without even knowing that they will turn out to be binding.
अगला क्या था, एज पर इंस्टेंट केस, डबल अंडरलाइन इट, एज पर इंस्टेंट केस, डबल अंडरलाइन इट। अब मैंने क्या बोला था, यहां पे सिचुएशन को ही लिखना है, अब लॉ कीवर्ड तो नहीं करनी। अब आप क्या लिखोगे, नो, एज इट इज लिख दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। A bottle of ketchup slipped from Mahesh's hands. The whole question is, who is meant to bear its responsibility? आपने यही बात डिस्कस करनी है ना, तो जो बात आपने केस के प्रति डिस्कस करनी है उसको आप इंस्टेंट केस में लिखोगे। ठीक है, गो अहेड। हाँ हाँ बिल्कुल, आपने बताना है कि क्या क्वेश्चन के, कौन सा क्वेश्चन रेज हुआ आपके माइंड में। डन है। लास्ट पॉइंट क्या बताया था, as per above given provisions and facts, write it down and double underline it. As per above given provisions and facts, अब मैंने तुम्हें बोला था यहां पे तुमने क्वेश्चन को आंसर करना है जो उसने पूछा हुआ है। देखो यहां पे क्या पूछा हुआ है, क्या महेश लायबल है, हम क्या लिखेंगे, आप लिखोगे द लाइबिलिटी ऑफ महेश डिपेंड्स, द लाइबिलिटी ऑफ महेश डिपेंड्स whether conditions were tacitly communicated to him or not. The liability for Mahesh will depend whether the conditions were tacitly communicated to him or not. Is it clear with everyone? तो इस तरीके से हमारे को केस स्टडीज को आंसर करना होता है। अच्छा, एक और चीज, इंटर में ना लकीर के फकीर नहीं बनना है। मतलब अगर केस स्टडी का तुम्हें पैटर्न दिया और तुम बोलो तुम ऐसे ही करते जाओगे, ऐसा भी जरूरी नहीं है। कई बारी इसमें क्वेश्चन एक ही था, लास्ट में हमने इस तरीके से किया। कई बारी केस स्टडी के साथ 3 क्वेश्चंस कनेक्टेड होते हैं, तीनों अलग अलग चीजों के लिंक्ड होते हैं, वहां पे फिर इसको ऐसे नहीं करते। वहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करके उसका कंक्लूजन, सेकंड का कॉन्सेप्ट सेकंड का कंक्लूजन, थर्ड का कॉन्सेप्ट थर्ड का कंक्लूजन। कई बार हम नीचे चार्ट क्रिएट कर देते हैं, एक्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाई के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो डिपेंड्स कि अगर क्वेश्चन किस तरीके का है, नीड ऑफ आर को समझते हुए हमारे को उसके अकॉर्डिंग भी आंसर करना पड़ता है। एवरी टाइम पैटर्न विल नॉट गोना रिमेन द सेम, इट हैज टू बी। तुम्हारा भी तो अपना दिमाग भी तो लगेगा ना कि मेरे को व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ डूइंग दिस क्वेश्चन, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि मेरे पास कितने क्वेश्चंस पूछे गए। इज दैट क्लियर? तो ओवरऑल आपको पता लग गया जो 30 मार्क्स का एमसीक्यू आना है वो कंपलसरी है। उसके बाद जितना पेपर है उसमें एक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी कंपलसरी ऑफ द डिस्क्रिप्टिव ऑल्सो। डिस्क्रिप्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होगा। बाकी अगर 4 क्वेश्चंस हैं तो वो बोलेंगे डू एनी 3, अगर 5 है तो बोलेंगे डू एनी 4। तो एक की हमेशा चॉइस होगी। और लॉ में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं, आपा नु जेड़ा क्वेश्चन आंदा आपा कर लेने हैं, जो नहीं आता हम वो छोड़ देते हैं। लॉ में आपकी तैयारी इस अकॉर्डिंग होगी कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं। जब पिक चूज करना है
हमेशा दो चीजों का ध्यान देना है, लेंथी पार्ट को छोड़ते हैं, डायरेक्ट पार्ट को छोड़ते हैं। जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं उनमें मार्किंग कम होती है, केस स्टडी में तुम्हारा अपना दिमाग लगता है, उसमें मार्किंग ज्यादा होती है। तो कभी भी अगर पिक एंड चूज वाला पॉइंट हो, उस क्वेश्चन को छोड़िएगा जहां पे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसकी ऑप्शंस में, ठीक है, क्योंकि उसकी मार्किंग में मिलने वाले मार्क्स हमेशा कम रहेंगे। यू नीड टू चूज वाइजली। एम आई क्लियर? दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने सिर्फ डिस्कस किया है सिलेबस, कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको डिस्कस किया है। कल से मैं आपके एक्ट्स को स्टार्ट कर दूंगी और आपके पास आई गेस अभी बुक्स नहीं आई होंगी, तो आपको क्या करना है, आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, आपको आईसीआई की साइट पे जाना है। जब तक आपकी बुक्स नहीं आती हैं तो आप पार्ट बी में जाएंगे अदर लॉज में, उसमें इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट के जो पेजेस दिए होंगे उसको कल आप प्रिंट करा के अपने साथ लेके आएंगे। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।